मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी वजूद पार्ट 4। ये इस कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा है। इस कहानी के पहले 3 हिस्सों में आपने सुना देव भोपाल से बेंगलोर ट्रेन में जा रहा है अपने माता पिता और बुआ के साथ। वो वहां पर देव की शादी की बात करने के लिए ऋचा के घर जा रहे हैं। लेकिन सफर के दौरान देव अपने परिवार को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा राज आखिरकार बता देता है कि वो गे है, समलैंगिक है और शादी नहीं करना चाहता। उसका परिवार सख्ते में है, टूट जाता है और इसी बीच अपनी बुआ से वो एक असहज सवाल पूछ देता है। अब आगे। रात गहराती जा रही थी और ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। बुआ पिछले आधे घंटे से खिड़की के बाहर ही देख रही थी। यादों के जिस सफर पे वो निकल गई थी उसमें छुपे दर्द का अंदाजा था मुझको, इसलिए मैं उनके बगल में ही बैठा रहा। कंपार्टमेंट की मध्यम नीली रोशनी में बुआ अनजानी सी दिख रही थी। मुझे उनके चेहरे की बारीकियां नहीं दिख रही थी। दिख रही थी तो बस चेहरे की एक आउटलाइन। ट्रेन किसी स्टेशन से गुजर रही थी और उसके प्लेटफॉर्म के पीले हैलोजन लैंप के साए उनके चेहरे पर पड़ रहे थे। एक तिलिस्म सा फैल रहा था। नीली रोशनी, अंधेरा और फिर पीली रोशनी। मैं चुपचाप उन्हें ही देख रहा था। खिड़की से बाहर अपनी नजरें टिकाए हुए बुआ हौले से बोली, मुझे क्या आदत पड़ गई है देव? मेरे पूछे सवाल को उन्होंने सवाल बनाकर मुझसे ही पूछ लिया था। कंपार्टमेंट की हल्की नीली रोशनी में मेरी 65 साल की बुआ कुछ 16 साल की लड़की जैसी दिख रही थी, जिसे मैंने हमारे घर की एक एल्बम की पुरानी फोटो में देखा था। सुंदर, अल्हड़, मासूम, टेढ़ी चोटियों वाली बुआ। बहुत प्यार करती थी ना आप उनसे? मैंने बस पूछ ही लिया। बुआ मुस्कुराई और बोली, किससे? और जिंदगी में पहली बार मैंने समझा कि मुस्कुराहट हमेशा खुशी की नहीं होती है। मेरा मतलब फूफा जी से। मैंने सफाई दी तो बुआ ने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया। प्यार व्यार तुम लोगों की दुनिया में होता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ शादी होती थी। वो बोली तो लगा मानो उनकी आवाज कहीं दूर से आ रही हो। शादी ही सही, लेकिन क्या फूफा जी आपके लिए इतने मायने रखते थे कि ये सब? क्या आप ऐसी बनना चाहती थी? ट्रेन फिर किसी स्टेशन से गुजरी। हैलोजन की पीली रोशनी से बुआ और मेरे दरमियां फैला मैजिक स्पेल टूट सा गया। वो 16 साल की लड़की फिर से 65 साल के चेहरे में कहीं छुप गई। मेरे सामने सफेद हैंडलूम साड़ी पहने बुआ थीं, जिनके माथे पर लंबा सा चंदन का टीका लगा था, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी थी और जिनके चेहरे के इर्द गिर्द वक्त की मार सहे रूखे सफेद बाल बिखरे थे। मैं बुआ को देख रहा था और बुआ मुझको बोली, हर सवाल का जवाब हो ऐसा जरूरी नहीं है देव। तुम जाओ, सो जाओ। मैं अपनी बर्थ पे चला गया। अपर बर्थ से बुआ को साफ साफ देख पा रहा था मैं। अब भी बाहर ही देख रही थी वो। अंधेरे में शायद कुछ खोज रही थी, शायद मेरे सवालों के जवाब। मेरी आंखें फिर मुनने लगी थी। कब सोया पता नहीं, लेकिन ट्रेन के ट्रैक बदलने की आवाज से नींद खुली। बुआ अभी भी वैसे ही बैठी थी। मुझे ग्लानि हो रही थी कि ये किस तूफान को जगा दिया था मैंने उनमें। कल रात से ही मैं अपनी परेशानी लगभग भूल ही गया था। बाहर अंधेरा हल्का होने लगा था। उन्होंने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनको देख रहा हूं। मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली, ब्रह्म मुहूर्त कैसा होता है आके देखो। देव से मैं फिर लल्ला बन गया था। उनके पास जाके बैठा। एहसास हुआ कि बुआ के हाथ हर सुबह की तरह आज माला नहीं फेर रहे थे। आसमान का एक कोना लाल होने लगा था। माँ पापा कल दिन भर के मानसिक बोझ के तले दबे सो रहे थे। तुम सही बोले थे लल्ला, ये बेरंग जिंदगी मेरी अपनी पसंद नहीं थी। बुआ उगते सूरज को देखते हुए बोली, मैं जिंदगी नए से शुरू करती शायद, अगर जिंदगी ने मुझको मौका दिया होता।
तो बुआ आपने फिर किसी से ये कहा क्यों नहीं? ट्रेन फिर किसी पुल से गुजरी। झमझम के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बुआ हंसने लगी। वो जमाना अलग था ना लल्ला, हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि तुम्हारे दादाजी से कुछ कह पाते। बुआ जी की आंखों में दर्द तैर रहा था। आप क्या चाहती थी बुआ? शादी करना फिर से ना? मैंने सवाल किया तो वो कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, पता नहीं, तुम्हारे फूफा जी हमारी शादी के 40वें दिन चल बसे थे। जिस इंसान से बात तक नहीं की थी उससे मोह भी नहीं हो पाया था। उसके लिए जीना छोड़ देना थोड़ा अजीब लगा था। फिर मुझे बुआ की कहानी समझ तो आ रही थी, लेकिन मैं अंत सुनना चाहता था। फिर क्या, उन दिनों परिवार के खिलाफ जाना, सामाजिक नियमों को तोड़ना एक लड़की के लिए आसान थोड़े था। जो सबने चाहा मैंने भी वही किया। परिवार को देखना, भाइयों, उनके बच्चों की परवरिश करना, पूजा पाठ वगैरह वगैरह। मैंने बुआ को गौर से देखा। मन किया कह दूं, इन दिनों भी परिवार और समाज के खिलाफ जाना एक लड़के के लिए भी आसान नहीं है। मन किया पूछ भी लूं कि क्या मुझे भी वही करना चाहिए जो सब चाह रहे थे, लेकिन नहीं, मैंने खुद को रोक लिया। उन्हें और कश्मकश में नहीं डालना चाहता था। मैं खुद को बुआ में भारी मन लिए बैठी उस 16 साल की लड़की के साथ जोड़ कर देख पा रहा था। हम दोनों नॉर्मल से कुछ अलग चाहते थे। बुआ भी मुझको ही देख रही थी। उनकी आंखों में नरमी उतर आई। शायद उनमें वो 16 साल की लड़की भी मुझे खुद से जोड़ रही थी। आसपास मुसाफिर जागने लगे थे। ट्रेन की आखिरी मंजिल तो अब बमुश्किल 2 घंटे की दूरी पर थी, लेकिन मेरी मंजिल अभी बहुत दूर थी। पापा जगे तो हम दोनों को साथ बैठकर बात करते देख उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई। वो मुस्कान इस उम्मीद से उपजी थी कि शायद बुआ ने मुझको रात भर में समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया होगा। पापा अपनी ऊपरी बर्थ से नीचे उतरे और बेड रोल तय करने लगे तो मैंने आगे बढ़कर उनकी चादर समेट दी। मैं कनखियों से देख रहा था कि पापा बुआ से इशारे से कुछ पूछ रहे थे और जवाब में बुआ ने बस आंखें मींच ली। माँ उठी और बुआ से बोली, जीजी स्टेशन से सीधा वर्मा जी के वहाँ नहीं जाते हैं। मैं सोचती हूँ पहले कोई होटल में ठहरा जाए, फिर आराम से तैयार होकर चलेंगे। आप क्या कहती हो? एक तरफ तो माँ पापा को लग रहा था कि बुआ ने मुझको समझा बुझा लिया होगा और दूसरी तरफ मुझको लग रहा था कि बुआ मेरी बात समझ गई होंगी। बुआ ने माँ को जवाब नहीं दिया, बस उठकर सीट के पास लगे हुए पर्दे को खींचकर बंद कर दिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम अपनी उलझनों में ये भूल ही गए थे कि यहाँ एक पर्दा भी था। बुआ पापा से बोली, प्रकाश, ये शादी नहीं होगी। देव शादी नहीं करना चाहता है। मुझे ये सुनकर कैसा लगा ये बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पापा अपना सर थाम कर सीट पर बैठ गए। उनके हाथ से उम्मीद की वो आखिरी डोर भी छूट गई थी। माँ बुआ की बात सुनकर हैरान थी। जिज्जी, आप ये क्या कह रही हो? लोगों को इस लड़के के चरित्र का पता चला तो समाज से बाहर फेंक देंगे सब, हमको, आपको, सबको। वो तो बात की बात है सपना, पहले अपने बच्चे को तो बचा लें, कहीं वो मेरी तरह ना हो जाए। मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई हो। मेरी धड़कनें भी तेज हो गईं। खिड़की के बाहर की दुनिया तेजी से सरक रही थी। मुझे पर्दे के उस पार बच्चे की किलकारी सुनाई दे रही थी। मम्मी की आंखों में हैरानी थी। पापा ने धीरे से पूछा, आपकी तरह? मतलब जीजी, प्रकाश में 40 साल पहले भोपाल से नागपुर क्यों आ गई थी जानते हो? बुआ की आवाज में कड़वाहट थी। क्योंकि आपको आश्रम की जिंदगी पसंद थी? पापा ने धीमे से जवाब दिया। नहीं, एक 17 साल की विधवा को समाज जिंदा कहाँ मानता था। मौत से भी बदतर जिंदगी थमा दी थी मेरे हाथ। समाज की दी हुई जिंदगी मुझको पसंद नहीं थी, मगर मुझमें तो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने की हिम्मत नहीं है, सो आश्रम चली गई। पर देव अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहता है, वो अपनी बात सामने रख रहा है, तो जीने दो ना उसको। कहते कहते बुआ की आंखें नम हो गईं। उनकी आवाज रुआंसी हो गई।
पापा अपलक बुआ को देख रहे थे। अब उनकी आंखें भीगने की बारी थी। उनके मुंह से बस इतना निकल पाया, जिज्जी बोला क्यों नहीं कभी। पर्दे से ढके उस कूप में हम 4 लोग अपनी अपनी संवेदनाओं को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन फिर किसी छोटे से स्टेशन पर रुक गई। शायद ये ट्रेन के स्टॉप में नहीं था, लेकिन किन्हीं कारणों से ट्रेन को रुकना पड़ा, ठीक उसी तरह से जैसे हमारी जिंदगी में कुछ पड़ाव अचानक ही आ जाते हैं। सफर थोड़ी देर के लिए वहीं ठहर जाता है। हम चारों भी अभी ऐसे ही पड़ाव पे ठहरे हुए थे, जहां से आगे जाने के लिए कुछ फैसले लेने जरूरी थे। पापा समझ रहे थे बुआ की बात, माँ ने भी समझ ली थी, लेकिन उनको मानने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, जिज्जी आपकी बात अलग थी, ये तो अलग मामला है ना। सपना, तुम लोग जिस दर्द से गुजर रहे हो, ये बच्चा उससे कहीं ज्यादा दर्द से गुजरा है पिछले 15 साल में, और ये अलग मामला नहीं है, सोच के देखो। कहते हुए बुआ अपनी सीट पर लेटने को हुई तो मैं उनको जगह देने के लिए उनके बगल से उठ गया। माँ मुझसे मुंह फेरे बैठी थी। मैं उनके और पापा के बीच में जो जगह थी उसमें जाकर बैठ गया। माँ सुनो ना। मेरी आवाज में किसी डरे हुए बच्चे की सी गुहार थी, मगर माँ ने मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी गुहार के जवाब में बस उनकी सिसकी आई। वो सीट पर पालथी मार कर बैठी थी। मैंने हल्के से उनके पैर छुए तो उन्होंने अपने पैर खुद में समेट लिए। मेरे लिए अब माँ की ये बेरुखी असहनीय हो रही थी। माँ कुछ बोलो ना प्लीज, देखो ना इतने सालों से अकेले लड़ता आया हूं, अब हिम्मत टूट रही है माँ, मैं तुम्हारे बिना हार जाऊंगा। ये कहते हुए मेरे भीतर जमा सालों का दर्द और डर फपक कर निकल आया। मैं अपनी हथेलियों में मुंह छुपाए रो रहा था। मुझको आज अपने इन बड़ों के सामने रोने में कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही थी। न जाने कब माँ का हाथ मेरी पीठ सहलाने लगा था। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं हारने देंगे तुझको देव, तू मेरा ही अंश है ना, मिलकर लड़ेंगे। उनके ये शब्द मेरे अंदर टूटकर बिखरे मेरे वजूद को जोड़ने में लग गए। पापा भी उठे और उन्होंने बंद पर्दों को खोल दिया। ये उनका फैसला था शायद कि अब पर्दों की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे मोबाइल पे इंटरनेट है क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया। बोले, देख आज शाम की वापसी की टिकट मिल जाएगी क्या? इससे पहले कि मैं समझ पाता कि पापा क्या कहना चाहते थे, उन्होंने बुआ से कहा, जिज्जी रिचा के घर फोन करके मना कर देते हैं, माफी मांग लेंगे। बुआ ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। हम रिचा के घर नहीं गए। हम होटल में ठहरे और उसी दिन शाम को भोपाल वापसी की ट्रेन ले ली। मैं जिंदगी के एक नए सफर पे निकल रहा था और इस सफर में मेरे अपने भी मेरे साथ थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।